एवरीवन। यस, सेशन स्टार्ट करें। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन हम वोकैबुलरी के साथ स्टार्ट करेंगे। सो वील स्टार्ट टुडे सेशन विद वोकैबुलरी। एक मिनट वेट कर लेते हैं जिससे कि सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लें। हाँ जी, तो स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी के साथ और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इम्पीटस। इम्पीटस शब्द का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन, एनकरेजमेंट। आपको कोई इम्पीटस मिला है, इसका मतलब आपको एक मोटिवेशन मिला है आगे बढ़ने का लाइफ में। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। A force or energy with which something moves or progresses. एक force और energy से कोई चीज आगे बढ़ती है, that is what impetus. Stimulus, drive, motivation, encouragement means एक impetus मिला है। अच्छा, stimulus से वर्ड बनता है stimulation. स्टिमुलस भी नाउन होता है, स्टिमुलेशन भी नाउन होता है। स्टिमुलेशन क्या होता है? दैट इज एक तरीके से आपको एनकरेजमेंट मिल रहा है कि आप क्या करो, आप आगे बढ़ो। एक वर्ड होता है सिमुलेशन। सिमुलेशन समझते हो? सिमुलेशन क्या होता है? एक तरह का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो मॉक टेस्ट क्या है? आपको रियल लाइफ, एक रियल एग्जाम का एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है। तो मॉक टेस्ट क्या है? एक सिमुलेशन है। इसका वर्ब फॉर्म होता है स्टिमुलेट करना, दैट मींस एनकरेज करना, और इसका वर्ब फॉर्म होता है सिमुलेट करना, दैट मींस एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देना। अच्छा, एक स्टिमुलाई भी होता है। स्टिमुलाई क्या होता है? या फिर इसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई बोलते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है? फॉर एग्जांपल हुआ क्या, आपने कोई बहुत गर्म चीज को छुआ, तो आपने क्या किया? तुरंत की तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। तो वो जो गर्म चीज छुई थी आपने, वो क्या था? आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई था, जिसकी वजह से आपने एक रिएक्शन दिया और आपने क्या किया? अपना हाथ पीछे किया। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं वो चेंजेस या वो भी इवेंट्स जो आपके एनवायरमेंट में हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप कुछ रिएक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एंटोनिम्स क्या हो गया? हिंड्रेंस, डेटरेंट, ऑब्स्टेकल मींस रुकावट है। हाँ, तो जो न्यू रूल्स हैं उन्होंने क्या किया? नेसेसरी एनकरेजमेंट दिया फॉरेन यूनिवर्सिटीज को, जिससे कि वो कैंपसेस कहाँ पे एस्टैब्लिश कर सके? वो कैंपसेस इंडिया में एस्टैब्लिश कर सके। एंटोनिम एक और बता दो, हमने कल एक वर्ड पढ़ा था हिंड्रेंस का, सिनोनिम वो क्या था? एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? कोई चीज जो आपको रोके। अगले वर्ड पे आते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, लास्ट में बीएलई लग रहा है, इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव। इनकॉम्प्रिहेंसिबल चीज तो इसको समझ ही नहीं पा रहे हो, डिफिकल्ट और इंपॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो कोई चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, कॉम्प्लेक्स है, उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो वो कैसी है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। अनइंटेलिजिबल है, बैफलिंग है, कंफ्यूजिंग है, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे वो सारे, है ना। इंट्रिकेट है, मींस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एब्स्ट्रूज है, और क्या लिखेंगे? रिकंडाइट है, आर्केन है, नॉटी है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही कंफ्यूजिंग सी, क्रिप्टिक है, मतलब कोड्स में लिखी हुई है, नहीं समझ में आ रही है। फिर ये वाले वर्ड्स बैफलिंग है, कंफ्यूजिंग है, गॉबस्मैकिंग है, फ्लैबरगास्टिंग है, याद है ना सभी को सारे के सारे वर्ड्स? फ्लैबरगास्टिंग है, बिविल्डरिंग है, गॉबस्मैकिंग है, फ्लमॉक्सिंग है। इसका मतलब क्या है? वो चीज कैसी है? वो चीज बहुत ही इजी सी है। अच्छा, यहाँ पे लेबीरिंथीन भी लिख सकते हैं, मींस बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी है। बाइजेंटाइन है, मतलब बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी है। बाइजेंटाइन जैसे एक वर्ड होता है बिजार, दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। बिजार का मतलब होता है बड़ी ही अजीब है, स्ट्रेंज है। एक स्ट्रेंज का बड़ा प्यारा वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, दैट इज एरी। एरी शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? बहुत ही अजीब है। एंटोनिम्स क्या हो गया? अंडरस्टैंडेबल है, क्लियर है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, साफ साफ समझ में आ रही है। तो जो वर्कर्स थे उनको कंपनी की जो एआई ड्रिवन पॉलिसीज थी वो कैसी लगी? इनकॉम्प्रिहेंसिबल लगी, मतलब वर्कर्स को वो पॉलिसीज समझ में नहीं आ रही। अच्छा, हमने इनकॉम्प्रिहेंसिबल लिखा, तो कुछ वर्ड ऐसे कर लेते हैं। तो एक वर्ड होता है इररिप्रोचेबल। क्या मीनिंग होता है? इररिप्रोचेबल कोई चीज होती है, इसका मतलब उसके अंदर कोई गलती नहीं है। वो चीज कैसी है? इमैक्युलेट है। कैसी है? इम्पेकेबल है। कैसी है? फॉल्टलेस है, फ्लॉलेस कह सकते हैं। फ्लॉलेस है, इसका मतलब उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रिस्टीन है, राइट, प्रिस्टीन कह सकते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, और क्या कह सकते हैं? फ्लॉलेस लिख लिया हमने। फ्लॉलेस है मींस उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जैसे इररिप्रोचेबल वर्ड होता है, हमने कल की परफेक्शन क्लास में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, दैट वाज इररिवोकेबल वर्ड। इररिवोकेबल शब्द का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, दैट कांट बी चेंज्ड, जो क्या है? फाइनल है। इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल मींस आप उसको पलट नहीं सकते। इररिवर्सिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? इररिवोकेबल। फिर कुछ वर्ड्स और होते हैं जो थोड़े से इजी होते हैं, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। इनविंसिबल है, इनविंसिबल इसको हरा नहीं सकते, हरा नहीं सकते तो वो कैसा है? अनअसेलेबल है, इनसरमाउंटेबल है, हरा नहीं सकता उसको। इम्प्रेग्नेबल है, उस पर अटैक नहीं कर सकते। तो इनवल्नरेबल है मींस दैट कांट बी डिफीटेड। फिर एक वर्ड जो बहुत एग्जाम में आता है, इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या होता है? जिससे आप बच नहीं सकते, दैट कांट बी अवॉइडेड, जो चीज होगी ही होगी, आप उससे बच नहीं सकते। इनएविटेबल। इनडेलिबल होता है जिसको आप मिटा नहीं सकते, दैट कांट बी इरेज्ड। वे जो इन वाले वर्ड्स होते हैं बहुत बार एग्जाम में आते हैं। इलेजिटिमेट, जो चीज इलीगल है, इलेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, इसका मतलब ये चीज कैसी है? इलीगल है। इनडेलिबल, इनएडिबल, जिसको खा नहीं सकते, दैट कांट बी ईटन। इलेजिबल, जिसको पढ़ नहीं सकते, लेजिबल होता है जिसको पढ़ सकते हैं, इलेजिबल इज व्हाट? दैट कांट बी रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वो जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलो, इलिसिट भी बोलते हैं, राइट, जो चीज इलीगल होती है उसको इलिसिट भी बोलते हैं। इलिसिट, इलेजिटिमेट, इलीगल। इलिसिट जैसा एक वर्ड होता है एलिसिट। ये जितने वर्ड्स आपको बता रही थी एडजेक्टिव्स थे, है ना, जितने भी इन वाले वर्ड के सारे एडजेक्टिव्स थे। ये जो एलिसिट है ये आपका वर्ब होता है। एलिसिट का मतलब क्या होता है? किसी से, सामने वाले से आंसर निकलवाना, टू इवोक रिस्पांस, सामने वाले से कोई जवाब निकलवाना, उसको क्या बोलते हैं? एलिसिट करना। तो एलिसिट वर्ब है, जबकि इलिसिट क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या है? वो चीज कैसी है? इलीगल है। इनकॉरिजिबल, राइट, जिसको ठीक नहीं कर सकते, दैट कांट बी करेक्टेड, वो क्या हो गया? इनकॉरिजिबल। इनफॉलिबल, जो कभी गलत नहीं हो सकता। चल, यहाँ पे आ जाते हैं इंटरमिटेंट, लास्ट में ईएनटी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो इंटरमिटेंट चीज क्या होती है? जो रुक रुक के होती है। तो कोई चीज अगर रुक रुक के हो रही है, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, इसका मतलब वो चीज कैसी है? इंटरमिटेंट है। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, कॉन्टिन्यूअस नहीं। स्पोरेडिक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, मतलब इरेगुलर इंटरवल्स पे, पीरियोडिक है, इरेगुलर है, रुक रुक के हो रही है। कोई चीज लगातार हो रही है तो कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट है, अनइंटरप्टेड है, लगातार हो रही है, बैक टू बैक हो रही है। तो सोलर और विंड एनर्जी इंटरमिटेंट सोर्सेस है, कभी सोलर एनर्जी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, इसका मतलब है ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है।
अगला वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? बहुत ही गहरा। तो कोई चीज अगर बहुत ही गहरी है, इसका मतलब वो चीज कैसी है? वो चीज प्रोफाउंड है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोफाउंड, इसको जितने स्टार मार्क करने कर लो, क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो उसका मेरे ऊपर बहुत ही प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा, मतलब बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ा, बहुत ही डीप इंपैक्ट पड़ा। वेरी ग्रेट और इंटेंस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी। डीप है, सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा है, इंटेंस है, बहुत ही गहरा। एंटोनिम सुपरफिशियल, सुपरफिशियल में ऊपर ऊपर से। शैलो, शैलो मींस गहरा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है पानी का बहुत शैलो है, शैलो मींस नॉट डीप, बिल्कुल भी गहरा नहीं है। ट्रिवियल मींस जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मामूली सा है। ट्रिवियल के कुछ सिनोनिम्स, पेटी है मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ट्रिफलिंग है मतलब कोई वैल्यू नहीं है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, इनकॉन्सिक्वेंशियल इसका मतलब उस चीज की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो जो गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स कौन होते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो किसी कंपनी में नहीं काम कर रहे होते, उस कंपनी के लिए काम करते हैं। जोमेटो, स्विगी वाले जितने भी वर्कर्स हैं, ब्लिंकिट वाले, इनको बोलते हैं गिग वर्कर्स। तो ये बहुत ही ज्यादा डीप, हद से ज्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन फेस करते हैं। किसके दिखावे में? गाइस का मतलब क्या होता है? वेल, वेल इज व्हाट घूंघट। किसके दिखावे में, किसके मुखौटे में? दिखावे से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या होगा? सॉरी एवरीवन, जस्ट 1 सेकंड। मुखौटा है फ्लेक्सिबिलिटी का, कि जब काम करना है करो, लेकिन इनको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है यहाँ से, जो बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब क्या होता है? कि आपने उस काम को पूरे एफर्ट से नहीं किया, आपने उस काम को सारे एफर्ट्स लगा के नहीं किया, शैलो वे में किया, मतलब ऊपर ऊपर से कर दिया। मींस डन विदाउट जेन्युइन एफर्ट। आपने उसको एक्चुअल में एफर्ट नहीं लगाया, ऊपर ऊपर से किया। बहुत बारी वर्ड आपका एग्जाम में आता है। अच्छा, गाइस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मुखौटा। तो इसका वर्ड डिस्गाइज भी होता है। डिस्गाइज करने का मतलब क्या होता है? कि एक तरीके से मुखौटा पहन लेना और सामने वाले को क्या करना? धोखा देना। धोखे का वर्ड क्या होता है? डिसीट। धोखे का वर्ड क्या होता है? बिट्रेयल। बिट्रेयल इज व्हाट? धोखा। बेवफा भी जो करते हैं वो क्या करते हैं? बिट्रेयल करते हैं। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? बिट्रे करना, धोखा देना। कल की परफेक्शन क्लास का वर्ड है, राइट। अगला वर्ड है यूबिक्विशियस। लास्ट में ओयूएस लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इस पे जितने स्टार मार्क करने कर लो, 50 बारी वर्ड एग्जाम में आ चुका है। कोई चीज यूबिक्विशियस है, इसका मतलब वो सब जगह है। प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर। वो चीज सब जगह पाई जाती है, मतलब वो यूबिक्विशियस है। ओमनी प्रेजेंट है, इसमें रूट वर्ड है ओमनी। दो रूट वर्ड्स होते हैं, ओमनी और पैन। इन रूट वर्ड्स का मतलब होता है ऑल, ये सब जगह। तो कोई चीज अगर ओमनी प्रेजेंट है तो सब जगह पाई जाती है। परवेसिव है, यूनिवर्सल है। राइफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करना। राइफ है, रैम्पेंट है, बहुत ही कॉमन है, इसका मतलब वो सब जगह। परवेडिंग है, प्रिवलेंट है। एक इडियम भी होता है कॉमन का, क्या होता है? अ डाइम अ डजन, एक पैसे में 12 मिल जाती है। इसका मतलब वो चीज कैसी है? वो चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है। एंटोनिम्स रेयर है, स्केयर्स है, ओकेजनल है, कभी कभी मिलती है, सब जगह नहीं मिलती। एक वर्ड होता है सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम। आई सेल्डम गो टू हिज हाउस, इसका मतलब मैं उसके घर ना के बराबर जाता हूँ, बहुत ही कम जाता हूँ। तो फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज किया जा रहा है हीट के लिए, ये यूबिक्विशियस सब जगह यही यूज होता है, सारी की सारी इंडस्ट्रीज में यही यूज होता है। क्या फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। अगला वर्ड है एंटाइस। कोई चीज एंटाइस कर रही है मतलब अट्रैक्ट कर रही है। खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, मतलब वो डोर मुझे क्या कर रही है? एंटाइस कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो एंटाइस करना इज व्हाट? अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करना, ल्योर करना, टेम्प्ट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इसके एडजेक्टिव फॉर्म्स करते हैं। कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब वो चीज कैसी है? एन्चैंटिंग है। और क्या बोल सकते हैं? वो सारे बता दो। बी विचिंग है, मींस अट्रैक्टिंग है। ल्योरिंग है, अल्योरिंग है। कैरिज्मेटिक है, एंटाइसिंग है, कैप्टिवेटिंग है, अट्रैक्टिव है, टेम्पटिंग है। इसका मतलब वो चीज आपको क्या करिए? अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। मेस्मराइजिंग है, फैक्सिनेटिंग है, मींस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। सारे सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या? ऑल ऑफ दिस वर्ड्स आर एडजेक्टिव। अच्छा, कोई चीज आपको अपने आप से दूर कर रही है, तो रिपेल कर रही है, डिस्करेज कर रही है, डिसुएड कर रही है, इसका मतलब वो चीज आपको अपने आप से क्या कर रही है? दूर कर रही है। इसका मतलब आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही, आपको एक तरीके से उस चीज से नफरत सी हो रही है। तो किसी चीज से अगर नफरत सी होती है तो क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं? वो चीज कैसी है जिससे नफरत हो रही है? रिपग्नेंट है, लोथसम है, मतलब उस चीज से नफरत हो रही है। डेस्पिकेबल है, उस चीज से नफरत हो रही है। मैं अपने आप को हटा लेती हूँ जरा। हाँ, और बताएंगे मुझे कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही, उस चीज से आपको नफरत हो रही है, तो और क्या बोल सकते हैं? एबहॉरेंट है, वो चीज नफरत के लायक है। एबॉमिनेबल है, कोई चीज बहुत ही खराब है, उसको बोलते हैं हीनस, बहुत ही घिनौनी है। सॉर्डेड, बहुत ही खराब है, बहुत ही शेमफुल वे में बहुत खराब तरीके से कोई काम हो रहा है, ब्लेटेंट वे में हो रहा है। फ्लैग्रेंट, ये दोनों के वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ब्लेटेंट और फ्लैग्रेंट दोनों वर्ड्स का मतलब होता है वो चीज कैसी है? वो चीज बहुत ही खराब है। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है एंड दैट इज ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क वर्ड का मतलब भी क्या होता है? वो चीज कैसी है? वो चीज बहुत खराब है, मतलब इट्स आल्सो नेगेटिव टोन वर्ड। बहुत एग्जाम में आया हुआ है, डबल स्टार मार्क करिए इस वर्ड के ऊपर। तो ये सारे वर्ड आपके क्या? ये सारे वर्ड भी एडजेक्टिव है। हाँ, आउटलैंडिश भी बोल सकते हैं। आउटलैंडिश मींस बहुत ही खराब है। तो कंपनीज जो है वर्कर्स को एंटाइस करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं फ्लेक्सिबल आवर से, लेकिन बताती नहीं है कि क्या क्या चैलेंजेस इस चीज में इन्वॉल्व होंगे। वो चैलेंजेस नहीं उन लोगों को बताए जाते हैं। ऑब्नॉक्शियस भी कह सकते हैं, कोई चीज अगर ऑब्नॉक्शियस है इसका मतलब बहुत खराब है। एग्रीगियस भी बोल सकते हैं, एग्रीगियस भी बहुत ही खराब चीज है। ये सारे के सारे भी नेगेटिव वर्ड्स हैं। अच्छा, कोई इंसान बहुत क्रूअल है, रिवाइज करो वर्ड्स क्या है? ब्रूटल है, सैवेज है, एट्रोशियस है, बहुत ही खराब, ये भी नेगेटिव वर्ड्स है। बारबैरिक है, मतलब बहुत ही क्या है? बहुत ही क्रूअल। अगले वर्ड पे आते हैं, रीइंफोर्स करना इज व्हाट? किसी चीज को स्ट्रांग बनाना। तो अगर आप रीइंफोर्स कर रहे हो, इसका मतलब उस चीज को स्ट्रांग बना रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट समथिंग, तो किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना। स्ट्रेंथन कर रहे हो, बोल्स्टर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो, मींस उस चीज को आप स्ट्रांग बना रहे हो। एंटोनिम्स, वीकन कर रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, खराब कर रहे हो। खराब कर रहे हो इज व्हाट? डेटेरियोरेट कर रहे हो उस चीज को, उस चीज को स्पॉइल कर रहे हो, मार कर रहे हो। ब्लेमिश कर रहे हो, उस चीज को खराब कर रहे हो। रैवेज कर रहे हो, खराब कर रहे हो। रेक, हैवॉक, मतलब उस चीज को आप क्या कर रहे हो? और भी ज्यादा खराब कर रहे हो। खराब करने के और वर्ड्स बताएंगे मुझे। डिसमेंटल कर रहे हो, डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? उस चीज के आप टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। हाँ, रुइन कर रहे हो, रुइन करना इज व्हाट? बर्बाद कर रहे हो उस चीज को। और क्या बोल सकते हैं? हाँ, एक्सटरपेट करने का मतलब होता है किसी चीज को मिटा देना। आपने उस चीज को मिटा दिया, मतलब खत्म कर दिया उस चीज को। ऑब्लिटरेट करना इज आल्सो व्हाट? मिटा देना, उस चीज को आपने मिटा दिया। इरेडिकेट कर दिया इज मिटा दिया। वैनिश कर दिया इज व्हाट? गायब कर दिया, आपने उस चीज को तबाह कर दिया, हटा दिया। तो ये हाँ, वर्सन कर दिया, खराब कर दिया।
तो ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब क्या है कि आप उस चीज को खराब कर रहे हो, आप उस चीज को मिटा रहे हो, तबाह कर रहे हो। तो जॉइंट स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है गिफ्ट सिटी की इंपॉर्टेंस को ग्लोबल एजुकेशन में, दुनिया भर की एजुकेशन में। हाँ, डिलैपिडेट करने का मतलब ये होता है कमजोर बना देना, डिलैपिडेट करना भी हम कह सकते हैं। एनहिलिएट करना, राइट, एनहिलिएट करना इज ऑल्सो मिटा देना। सैबोटेज करना, तबाही मचा देना, नुकसान कर देना। एक्सपंज कर देना इज ऑल्सो मिटा देना, राइट। तो ये सारे वर्ड का मतलब क्या है, हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अगले वर्ड पे जाते हैं क्लैंप डाउन का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए गए, पनिशमेंट भी दिया गया जिससे कि चीजें रुक जाए, उसको बोलते हैं क्लैंप डाउन। इसको हम पूरा एक नाउन की तरह यूज करते हैं। अ सडन और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस और लॉज ऑफन टू लिमिट और स्टॉप अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस लगा दो किसी के ऊपर खराब बिहेवियर को रोकने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैंप डाउन करना। सप्रेशन, रिप्रेशन, क्रैक डाउन। एंटोनिम्स रिलैक्सेशन है, टॉलरेंस है, लीनियंसी है। लीनियंसी का एक वर्ड होता है लैक्सिटी है। लैक्सिटी मींस बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो सरकार ने जो रोकने की कोशिश की है फ्री स्पीच को, इसकी वजह से क्या हुआ है, पूरी पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट। अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज लगाने को, स्ट्रिक्ट के वर्ड्स क्या होते हैं, एक स्ट्रिक्ट का वर्ड होता है हार्श लॉज लगाया आपने, एक वर्ड होता है स्ट्रिंजेंट लॉज लगाए। स्ट्रिंजेंट का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रिक्ट। एक वर्ड होता है ड्रैकोनियन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्रैकोनियन, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ड्रैकोनियन का मतलब क्या है, वही चीज कि आपने क्या किया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लगाए हैं। अगला वर्ड एग्जास्परेट करना, मींस किसी को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर देना। मुझे एग्जास्परेट करने के सिनोनिम्स बता दो जल्दी से, बहुत बार पढ़े हमने। एग्जास्परेट करना इज पीव करना, नेटल करना, रफल करना, रैंकल करना, चेफ करना, गॉल करना, राइल करना, वेक्स करना, पेस्टर करना, अनॉय करना, इन्फ्लेम करना, इन्फ्यूरिएट करना, इर्क करना, पेटर्ब करना। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हो। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं। तो किसी इंसान को अनॉय कर देना, इरिटेट कर देना, एंग्री कर देना, उसको इन्फ्यूरिएट कर दिया, इरिटेट कर दिया, प्रोवोक कर दिया, मैडम कर दिया, उसको पागल कर दिया, तो एक तरीके से उसको बहुत ही ज्यादा क्या गुस्सा दिला दिया, इंसाइट कर दिया, भड़का दिया, बहुत ज्यादा क्या दिखा दिया, गुस्सा दिला दिया उसको। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप बॉदर भी लिख सकते हो, बॉदर करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप उसको सूद कर रहे हो, काम कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, कंफर्ट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, लल कर रहे हो, एसुएज कर रहे हो, एले कर रहे हो, प्लाकेट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, इसका मतलब उसको सुकून दे रहे हो। तो लगातार जो डिलेज हो रहे थे प्रोजेक्ट में, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो क्या हो गए, इन्वेस्टर्स इरिटेट हो गए, क्योंकि बार बार क्या हो रहे थे, डिलेज हो रहे थे। हाँ, पीक करना भी बोल सकते हैं, इरिटेट करना। अगले वर्ड पे आते हैं फ्रिवलस, लास्ट में ओयूएस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। फ्रिवलस क्या होता है, जिस जो चीज बहुत सीरियस नहीं होती है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो, बहुत ही प्लेफुल हो, मतलब बहुत ही ज्यादा सिर्फ ऐसे ही कर दिया, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, उसको बोलते हैं फ्रिवलस। कोई भी सीरियस पर्पस नहीं होना, केयर फ्री, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से करना, ट्रिवियल कोई वैल्यू नहीं है, सिली है, सुपरफिशियल है, फ्लिपेंट है। एक वर्ड होता है ल्यूडिक्रस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ल्यूडिक्रस का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्लेफुल वे में कर दिया, सीरियसली नहीं किया किसी काम को, ऊपर ऊपर से कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी उसकी। एंटोनिम्स ऑफ सीरियस है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है, थॉटफुल है, वे इंपॉर्टेंट है वो चीज। तो जो कमिटी ने उसका प्रपोजल जो प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, क्या बोला कि वो कोई भी इंपॉर्टेंट सजेशन नहीं था, उसका कोई भी प्रैक्टिकल फायदा नहीं हो रहा था, तो कमिटी ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ल्यूडिक्रस में कैसे याद करोगे, लूडो, लूडो क्या होता है, गेम होता है ना, प्ले करते हो लूडो को, उसको कैसे याद कर सकते हो कि ल्यूडिक्रस मींस प्लेफुल है, कोई वैल्यू भी नहीं है उसकी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आते हैं। ऐसा इंसान जो पॉइंट्स को कलेक्ट करता है, स्टडी करता है, पेपर मनी को, मेडल्स को, क्या होता है, न्यूमिस्मैटिस्ट, जो इन सब चीजों को स्टडी करता है। केव्स और केव सिस्टम की स्टडी को कहते हैं स्पीलियोलॉजी। स्पीलियोलॉजी, लॉजी वर्ड एक लोगों से रूट वर्ड होता है, इसके तीन चार मतलब होते हैं। एक मतलब होता है वर्ड्स, एक मतलब होता है स्टडी, एक मतलब होता है साइंस। तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्पीलियोलॉजी। सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ना इज व्हाट, ड्रॉट आना। बाढ़ आ जाना इज व्हाट, फ्लड आना। सूखे पड़ने की वजह से क्या हो गया, भुखमरी हो गई, खाने की कमी हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, फेमिन। तो भुखमरी जब हो जाती है खाने की कमी की वजह से, दैट इज व्हाट, फेमिन। आप बहुत ही ज्यादा इजीली विश्वास कर लेते हो हर किसी की बात पे, आपको बहुत आसानी से धोखा दिया जा सकता है, आप क्या हो, क्रेडुलस हो। इसमें रूट वर्ड क्या है, क्रेड। क्रेड शब्द का मीनिंग होता है बिलीफ। तो आप क्या करते हो, हर किसी की बात पे बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेते हो, क्रेडुलस हो। आप क्या हो, गलेबल हो, हर किसी की बात पे विश्वास कर लेते हो, नाइव हो। आप क्या कर लेते हो, हर किसी की बात में विश्वास कर लेते हो, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है जिंदगी का, इनएक्सपीरियंस्ड हो। इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, ग्रीन एज ग्रास हो, कि आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, ग्रीन का एक और इडियम बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, कल मैंने प्रोफेशनल क्लास में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, ग्रीन शूट्स। ग्रीन शूट्स का मतलब क्या होता है कि अब कुछ चीजें अच्छी हो रही है, साइंस ऑफ रिकवरी। क्या हो रहा है, रिकवरी के साइंस आ रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स, मेजर अप, इसका मतलब आप किसी की उम्मीदों पे खड़े उतर पा रहे हो, उसकी उम्मीदों को पूरा कर पा रहे हो, टू मीट एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे हो। एक और इडियम होता है कट द मस्टर्ड, ही वाज एबल टू कट द मस्टर्ड। इसका मतलब क्या है, ही वाज एबल टू मीट एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स, वो जो एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहा था। तो कट द मस्टर्ड इडियम का भी मतलब यही होता है। नेक्स्ट इज पैन आउट। पैन आउट का मतलब क्या होता है, उस तरीके से वो चीज आगे बढ़ी, इट पैन आउट वेल, इसका मतलब वो चीज अच्छी तरीके से आगे बढ़ी। तो पैन आउट मींस किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, किस तरीके से वो सक्सेसफुल हो रही है, दैट इज पैन आउट करना। पैचअप करना सभी को पता है, ब्रेकअप के बाद क्या होता है, पैचअप होता है। ब्रेकअप इज रिश्ते टूट गए, पैचअप इज रिश्ते ठीक हो गए, रिपेयर हो गए, फिक्स हो गए। प्ले अलोंग मींस वो कोऑपरेट कर रहा है, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही वो कह रहा है, उस बात से एग्री कर रहा है या फिर दिखावा कर रहा है, अग्री करने का, बट ही इज प्लेइंग अलोंग मी, इसका मतलब वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है। ऑन द बैक बर्नर, मम्मी को कोई चीज को चलाना, गैस है, चार गैस होती है, चार स्टोव्स होते हैं बेसिकली, तो जो चीज के ऊपर ध्यान कम देना होता है उसको बैक बर्नर पे रख देते हैं। जैसे दूध उबालना है तो उसको बैक बर्नर पे रख दिया, कोई सब्जी बना रही है उसको फ्रंट बर्नर पे रखा। तो जिस चीज को फ्रंट बर्नर पे रखते हो उस चीज को आपको अटेंशन देना होता है, जिस चीज को बैक बर्नर पे रखते हो उस चीज को तुरंत अटेंशन नहीं देना होता, बाद में 10 मिनट बाद ध्यान देना है, फॉर एग्जांपल, तो उसको बैक बर्नर पे रख दिया। इन द सेम बोट, हम और तुम सेम बोट में है, मतलब हम और तुम सेम सिचुएशन में है, इन अ सिमिलर सिचुएशन। तो इन अ सिमिलर सिचुएशन मींस यू आर इन द सेम बोट। अच्छा, बोट हैज सेल्ड का क्या था, बोट अब सेल कर चुकी है, या फिर यू हैव मिस्ड द बोट, बोट या शिप यूज करते हैं, शिप हैज सेल्ड, या फिर आपने बोट को मिस कर दिया है। इनका मतलब क्या था कि अब अपॉर्चुनिटी आप जा चुकी है, यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। इस बार एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन में इतनी वैकेंसीज आई थी, 13-14 हज़ार वैकेंसीज आई थी। आराम से जॉब लेना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि एसबीआई की नई ब्रांचेस खुली थी। प्रीलिम्स ऑलमोस्ट सबका क्लियर हो गया, और मेंस भी उन बच्चों का क्लियर हो गया होगा जो बच्चे पिछले 3 क्लियर हो जाएगा, जो बच्चे पिछले 3-4 महीनों से पढ़ाई कर रहे थे। जिन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तैयारी ही नहीं करी, पढ़ाई ही नहीं करी, पेपर ही नहीं फिल किया, प्रीलिम्स ही नहीं दिया, या प्रीलिम्स बिना पढ़े दे दिया, क्लासेस में ही नहीं आए, तो दे मिस्ड द बोट। उनके लिए शिप या बोट क्या हो चुकी है, सेल हो चुकी है। इतनी वैकेंसी शायद ही दोबारा आएंगी एक बार एक साथ। चलो, नेक्स्ट इज गेट द बॉल रोलिंग टू मेक समथिंग बिगिन।
अब उस चीज को शुरू करते हैं, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग, लेट्स स्टार्ट समथिंग, उस चीज को शुरुआत करते हैं। अगला वर्ड है एट द हेल्म, हेल्म का मीनिंग क्या होता है, लीड पोजीशन। तो कोई इंसान अगर एट द हेल्म है, इसका मतलब क्या है, समथिंग इज इन चार्ज ऑन, तो कोई चीज लीड पोजीशन में है, चार्ज में है, दैट मींस इट इज एट द हेल्म। पिग आउट करना या ईट लाइक अ पिग, ईट लाइक अ पिग भी बोलते हैं और ईट लाइक अ हॉर्स भी बोलते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा खाना, टू ईट अ लॉट और टू मच, बहुत ज्यादा खाना मींस ईट लाइक अ पिग, ईट लाइक अ हॉर्स या पिग आउट। परेशान मत हो, जो बच्चे कह रहे हैं हमसे मिस हो गया। देखो बैंकिंग एग्जाम्स ना इकलौते ऐसे एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, इकलौते ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें पूरे साल वैकेंसीज आती है। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको पता है, अभी आरआरबी पीओ क्लर्क आएगा, कैलेंडर तो आ चुका है, फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क आ जाएगा, फिर दोबारा एसबीआई पीओ क्लर्क आ जाएगा, पूरे साल, वैसे एक भी साल में वैकेंसीज ना आई, फिर बीच में घूमते घूमते कभी एलआईसी भी आ जाता है, आरबीआई भी आ जाता है, आरबीआई असिस्टेंट भी आ जाता है, आरबीआई ग्रेड भी आ जाता है, फिर और भी एग्जाम्स आते हैं, एनआईएसीएल आ जाता है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबका सिलेबस सेम है। एक चीज की तैयारी करोगे, मन लगा के करोगे, 4-5 महीने भी लगातार तैयारी कर लोगे, तो कोई ना कोई तो निकाल ही लोगे। तो जॉब लेना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आप फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाते हैं आर्टिकल। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक जरूर कर देंगे सेशन को तुरंत की तुरंत। एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आपने सोच रखा है कि इस साल आपको जॉब लेनी ही लेनी है, तो 40% डिस्काउंट तो चल रहा है सारे के सारे कोर्सेज पे, उसकी आज आखिरी डेट है, कोड आप लगाओगे यस ऑफिसर, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप क्लासेस में आना स्टार्ट कर सकते हो। परफेक्शन क्लास में बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करी है, परसों से 2 क्लासेस हो चुकी हैं क्लोज टेस्ट की, तो मेक श्योर करो कि आप क्लासेस को जरूर करो। आज आखिरी डेट, इसके बाद एक्सटेंड भी नहीं होगा इस बार। टुवर्ड्स अ मोनो कल्चर ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस, आर्टिकल तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। क्या कह रहे हैं, एक मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस का एक मोनो कल्चर हो गया। चलो देखते हैं मतलब क्या कह रहे हैं, बाकी डिटेल्स में लास्ट में एकदम एंड में बताऊंगी, आर्टिकल पे फोकस करते हैं। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे, रीड इट। पहले देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडिया का जो एम्बिशन है, एम्बिशन मींस मकसद, कि हम ग्लोबलाइज करें, ग्लोबलाइज मींस दुनिया भर में पहुंचे, हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम ये जो इवॉल्व हुआ, इवॉल्व मींस डेवलप हुआ है, ये आगे बढ़ा है बियॉन्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी से भी बहुत आगे जा चुका है ये, और इसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत सारे कदम उठाए गए, तो सिर्फ पॉलिसी का फ्रेमवर्क नहीं है, पॉलिसी का प्लान नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ किया गया है। वन मेजर एग्जांपल, एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल क्या है, इज दी सेटिंग अप, सेटिंग अप मींस एस्टैब्लिश करना, स्थापना करना। तो किस चीज की स्थापना की गई है, फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस इन द कंट्री, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस कंट्री में लाए जा रहे हैं, विद गिफ्ट सिटी इन गुजरात, तो गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वो रास्ते को लीड कर रहा है, वो सबसे आगे। ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम इस तरीके से स्पीड, ये जो स्पीड है हैज बीन फर्दर स्ट्रेंथन, ये स्पीड और ज्यादा स्ट्रांग बना दी गई है बाय रिसेंट, अभी अभी हाई लेवल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, मतलब बहुत हाई लेवल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, मतलब कंट्री से बीच के रिलेशंस की बात हो रही होती है, तो कोशिशें की जा रही है जो अंडरस्कोर करती है, अंडरस्कोर मींस हाईलाइट करती है, किस चीज पे जोर डालती है, द यूनियन गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, यूनियन सरकार का जो कमिटमेंट है कि वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहती है, एडवांसिंग मींस आगे बढ़ाना, एजेंडा मींस जो उनका प्लान है। नोटेबल, नोटेबल मींस बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या, नोट करने लायक एग्जांपल है फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की रिसेंट विजिट जो हुई लंदन में, व्हिच ब्रॉट, जो क्या लेके आई, रिन्यूड मींस नया इंटरनेशनल अटेंशन लेके आई है गिफ्ट सिटी में, तो गिफ्ट सिटी में सबका ध्यान जा रहा है, ये जो रिन्यूड फोकस है, ये जो नया फोकस आया है, इसको हाईलाइट किया गया था, इस पे जोर डाला गया था जॉइंट स्टेटमेंट में जो कि रिलीज हुआ था, किसके बाद, 13th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, तो इंडिया और यूके का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बातचीत हुई थी अप्रैल 9 को, जिसको कोसाइन, जिसके में साथ में और किसने इस चीज को साइन किया, यूके के चांसलर ऑफ एक्सचेकर, तो यूके के चांसलर है रेचल रीव्स, इन्होंने साइन किया है, मिस सीतारमण दोनों ने साइन किया है। ये जो स्टेटमेंट है इसने वेलकम किया है यूके की यूनिवर्सिटीज को कि वो आए और इंडिया में कैंपस स्टैब्लिश करें स्पेसिफिकली, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन आ रही है न्यू दिल्ली में, साथ ही साथ क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी आ रही है गिफ्ट। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ही बात कह रहा है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ रही है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ रही है, बहुत बड़ी बात है, इंडिया की हायर एजुकेशन बहुत इंप्रूव हो रही है, गिफ्ट सिटी के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज आ रही है, दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी आ रही है, इसका मतलब है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया में लिए जा रहे हैं हायर एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। टोन अच्छी थी है ना पैसेज की। चलो इसी में ग्रामर करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस का मुझे आंसर देंगे सभी लोग। एक तो मुझे हैज इवॉल्व्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो सभी लोग, ये मुझे बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है और कौन सा टेंस है। विजिट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, रिन्यूड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ये बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। चलो यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग करें। हैज इवॉल्व का सब्जेक्ट क्या है, एम्बिशन, ये प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। हैज बीन फर्दर स्ट्रेंथन, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। विजिट क्या है, एपोस्ट्रोफी समेशन नाउन के बारे में बताता सीतारमण जी की, क्या विजिट, तो विजिट नाउन हो गया। रिन्यूड क्या है, कैसा अटेंशन आया है, नया अटेंशन आया है, तो रिन्यूड नाउन के बारे में ही बता रहा है, जो शब्द नाउन के बारे में बताता है, अटेंशन नाउन है तो एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। वॉज हाइलाइटेड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस का। पासिंग करते हैं, इंडिया नाउन है, एम्बिशन नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, ग्लोबलाइज वर्ब है, इट्स एडजेक्टिव है, हायर भी एडजेक्टिव है, एजुकेशन सिस्टम पूरा नाउन है, हैज वर्ब है, इवॉल्व्ड वर्ब है, बियॉन्ड प्रीपोजिशन है, पॉलिसी फ्रेमवर्क को पूरा नाउन मान सकते हो, इसको एडजेक्टिव को नाउन मान सकते हो। टू प्रीपोजिशन है, वेरियस एडजेक्टिव है, स्ट्रैटेजिक एडजेक्टिव है, इनिशिएटिव्स नाउन है। कितने लोग के सारे आंसर्स ठीक निकले, आई होप मेनी ऑफ यू। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? दी एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या होता है? क्लियर। जो क्लियर इंक्लूजन किया गया है, जो क्लियरली लेके आया गया है गिफ्ट सिटी को इन दिस हाई लेवल इकोनॉमिक कम्युनिटी। हाई लेवल मींस जहां पे बाकी कंट्री से बात हो रही है। इकोनॉमिक कम्युनिटी का मतलब एक तरीके से क्या हो गया? डॉक्यूमेंट जो साइन किया है उसको बोला गया कम्युनिटी। तो ये रीइंफोर्स करता है, रीइंफोर्स में स्ट्रांग बनाता है। किस चीज को स्ट्रांग बनाता है? उसका जो इमर्जिंग रोल है कि गिफ्ट सिटी जो आ रहा है ये की डेस्टिनेशन बन रहा है। की का मतलब क्या? इंपॉर्टेंट। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? फाइनल जगह। तो ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन रहा है इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस के लिए कंट्री में। तो कंट्री में इंटरनेशनल कॉलेजेस कहां पे आ रहे हैं? ज्यादातर गिफ्ट सिटी में आ रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट है, ट्रांसफॉर्मेटिव मींस चेंज लाने वाला। तो जो चेंज लाने वाला काम किया जा रहा है, हाउएवर हालांकि इज नॉट अकरिंग इन आइसोलेशन। वो अकेले नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हो रहा है, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हो रही है। इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो बेस है, उसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 2020 के अंदर, जिसने रिकमेंड किया था, रिकमेंड सजेस्ट किया था कि यूनिवर्सिटीज जो है जो अमंग द टॉप 100 कैटेगरी में है वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में जो टॉप 100 कैटेगरीज में यूनिवर्सिटीज हैं उनको अलाउ किया जाए कि वो इंडिया में ऑपरेट करें, वो इंडिया में आके अपने कैंपस खोलें। सब्सिक्वेंटली मींस इसके बाद जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जो यूजीसी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक फर्दर मींस आगे इंपेटस दिया, मींस एक एनकरेजमेंट दिया। तो यूजीसी ने एक एनकरेजमेंट दिया थ्रू द रिलीज में। किस चीज को रिलीज किया? किस चीज को सामने लाई? एक कॉम्प्रिहेंसिव मींस कंप्लीट, एक कंप्लीट रेगुलेटरी मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरा पूरा फ्रेमवर्क बनाया, एक प्लान बनाया 2023 में डिजाइन, जिसका मकसद क्या था कि फैसिलिटेट मींस मदद हो। किस चीज में मदद हो? कि एस्टैब्लिश किया जाए, स्थापित किया जाए और ऑपरेशन किया जाए, चलाया जाए फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, बाहर की कंट्रीज में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंडिया में चलाया जाए, उनको इंडिया में लाया जाए। यूजीसी सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया रेगुलेशन, ऐसे रूल्स भी बनाए गए 2023। हाउएवर लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ये बात गौर करना बहुत जरूरी है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं गिफ्ट सिटी के अंदर जो चलेंगी, गुड फंक्शन, वो हो सकता है फंक्शन करे एक यूनिक, एक उनका अलग ही रूल्स रेगुलेशंस का फ्रेमवर्क हो, जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कि बिल्कुल अलग हो यूजीसी के रूल से। अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज इंडिया में चलती है वो यूजीसी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है, लेकिन जो गिफ्ट सिटी के अंदर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज चलेंगी, वो हो सकता है कि उनके ऊपर यूजीसी के रूल्स काम ना करे, कुछ नए रूल्स उनके लिए यूनिक तरीके से बनाए जाए। ऐसा समझ आ रहा है सभी को? एवरीवन, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? द फाउंडेशन फॉर गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी का जो इमरजेंस हुआ है, जो सामने आया है, उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो बेस है कि वो एक हब बन जाएगा। हब बन जाएगा मतलब वो एक एरिया बन जाएगा इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के लिए, बाहर के सारे कॉलेजेस वहां आ रहे हैं। इसको ले किया गया था यूनियन बजट में 2022-23 के लिए, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज वुड बी परमिटेड, उन सबको अलाउ किया जाएगा कि वो ऑपरेट करेंगी विद इन द जोन, उस एरिया में। और वो एरिया कहां पे है? गांधीनगर में है। दिस पॉलिसी विजन, जो पॉलिसी में जो सोचा गया था वो सून बैक में सपोर्टेड। तो पॉलिसी ऐसा सोचा गया कि ऐसा ऐसा किया जाएगा, फिर सपोर्ट में एक डेडिकेटेड मींस उस चीज के लिए प्रॉपर्ली डिवोटेड एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, जिनका नाम क्या रखा गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस एंड ऑफशोर एजुकेशन सेंटर्स रेगुलेशंस 2022। ये पूरा पूरा रूल्स का नाम रखा गया जो बनाए गए, जिससे कि क्या हो? फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ पाए, विच प्रोवाइडेड, जिन्होंने लीगल और ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मींस पूरा पूरा प्लान दिया फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को कि वो गिफ्ट सिटी में अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश कर सकें। सून द मूव, उसी के बाद जो कदम है उनके अंदर क्या आ गया? मोमेंटम आ गया, उनके अंदर स्पीड आ गई। 2023 के अंत में ऑस्ट्रेलिया जो है पहली कंट्री बनी जो इस इनिशिएटिव के साथ एंगेज करी, इनिशिएटिव के साथ जिसने कदम उठाया। डीएकएम यूनिवर्सिटी थी, उसको अप्रूवल मिल गया कि वो एक कैंपस एस्टैब्लिश करे इस जोन में। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस माइलस्टोन को, इस अचीवमेंट को वेलकम किया। उन्होंने बोला ये गिफ्ट है जो नेशन चाह रहा था, हैज बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, नेशन इस गिफ्ट के लिए, इस गिफ्ट को एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये एक गिफ्ट है जो इस कंट्री को मिल गया है। उन्होंने पोजीशन किया, उन्होंने सामने रखा गिफ्ट सिटी को कि बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मींस एक बहुत ही इनोवेटिव मॉडल है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के ब्रांच कैंपसेस के लिए है कंट्री। तो पूरा पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट किया, अपनी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दिलवाया, और पहले तो यूनियन बजट में बोला गया इसके बारे में, फिर रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, फिर एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया। तो ये सारे के सारे काम चल रहे थे 2022 से, और अब जाके ये चीजें फुलफिल होती हुई दिख रही है, पूरी होती हुई दिख रही है। पैसेज समझ आया सभी को? अच्छा था ना पैसेज? एडिटोरियल के आर्टिकल्स पढ़ने में इंग्लिश तो इंप्रूव हो ही रही है, वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही है, रीडिंग भी इंप्रूव हो रही है, स्किमिंग भी इंप्रूव हो रही है, ग्रामर भी इंप्रूव हो रही है, सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, और साथ ही साथ हमको नॉलेज भी कितनी ज्यादा मिल रही है। मतलब एक सेशन कितनी सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है। पैसेज की टोन क्या है? इंफॉर्मेटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव, अच्छी चीजें हो रही है, फॉरवर्ड लुकिंग है कि फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं कि इंडिया में कितना अच्छा होने वाला है। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो रहा है। कौन सा स्ट्रैटेजिक मूव लिया इंडियन गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया 2020 में। यूजीसी रेगुलेशंस 2023 तो नहीं आए, यूनियन बजट में अनाउंस किया कि वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज गिफ्ट सिटी में आ सकती हैं, ये भी हुआ था। साइन किया जॉइंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग द 13th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। ये तीनों लग रहे हैं ना, अब देखना पड़ेगा कि तीनों में ज्यादा राइट कौन सा है। तो कौन सा स्ट्रैटेजिक मूव इंडियन गवर्नमेंट ने लिया जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प मिली? चलो पास देखना पड़ेगा, तीनों बातें लिखी हुई थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, इस फोकस को हाईलाइट किया था इसमें, तो इसने हेल्प नहीं करी थी, ये तो आने के बाद का था, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला, इसकी फाउंडेशन ले की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिसने रिकमेंड किया यूनिवर्सिटी जो है उनको अलाउ किया जाएगा। तो फाउंडेशन यहाँ पे ले की गई थी, तो ये आंसर लग रहा है। और एक और चीज कौन सी लिखी हुई थी? बजट। जो फाउंडेशन थी वो यूनियन बजट में लेके गई थी 2020-23 के, जब उन्होंने अनाउंस किया था कि इनको अलाउ किया जाएगा। तो नेशनल पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन में वर्ड ने गड़बड़ कर दी, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंडेशन दी थी जिसमें हेल्प हुई, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी आंसर हो गया। हाँ, अनाउंसमेंट हुआ था, ये सही लग रहा है। साइनिंग ऑफ द, ये तो फाइनल था, फाउंडेशन नहीं था, तो आंसर इज। कितने लोगों का ठीक हुआ? चलो अगला, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या था 2023 में जिसने ग्लोबल पार्टिसिपेशन दिखाया? इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि भाई हम अप्रूव अपना बनाएंगे। तो अप्रूवल ऑफ डीकेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन दिल्ली, दिल्ली में नहीं था, गिफ्ट सिटी में था, तो दिल्ली नहीं था।
यूजीसी की गाइडलाइंस आई नहीं, क्वीन यूनिवर्सिटी लंदन में नहीं कर रही सेटअप, गिफ्ट सिटी में कर रही है, डीएकन यूनिवर्सिटी जो गिफ्ट सिटी में कर रही है। आंसर इज डी। चलो लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है जो बेस्ट इलस्ट्रेट कर रहा है रोल को डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये बातचीत करने के रोल को कर रहा है। एनईपी के रिकमेंडेशंस, इसमें तो डिप्लोमेटिक रोल है। डिप्लोमेटिक रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रीज आपस में रिलेशन बना रही है। यूजीसी के फ्रेमवर्क, इसमें भी डिप्लोमेटिक रोल नहीं है। यूनियन बजट का अनाउंसमेंट, इसमें भी नहीं है। हाँ, इसमें डिप्लोमेटिक रोल है कि इंडिया और यूके आपस में डिप्लोमेसी कर रहे हैं, रिलेशंस बना रहे हैं। तो आंसर इज डी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स है सभी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। चलो अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और मेन आइडिया समझेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी 4.2 के स्टूडेंट्स वाचिंग, बट लाइक्स नहीं है, तो तुरंत तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग। इंडिया राइजिंग पावर डिमांड बढ़ती जा रही है और हाइड्रोजन फैक्टर की हम बात करने वाले हैं। चलो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। एवरीवन टेल मी द मेन आइडिया। हाँ जी, क्या है, नेट जीरो इकोनॉमी अचीव करें। नेट जीरो का मतलब क्या, पोल्यूशन ना करें, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे उतना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी कर ले, उसको क्या बोलते हैं, नेट जीरो। वो तभी हो सकता है जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर दें, इलेक्ट्रीफाई कर दें चीजों को। हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा फॉसिल फ्यूल्स हीट देने के लिए यूज में आते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज में आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स सब जगह यूज हो रहे हैं। जैसे कार्बन को यूज करते हैं स्टील मेकिंग में, हाइड्रोजन को यूज करते हैं नेचुरल गैस से अमोनिया बनाने में, तो यहाँ पे भी फॉसिल फ्यूल्स यूज में आते हैं। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन को यूज किया जा सकता है, सॉरी हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है कार्बन की जगह। तो नेट जीरो इकोनॉमी का मतलब है सब चीज को इलेक्ट्रीफाई कर दो और हाइड्रोजन को यूज करो, कार्बन को बिल्कुल भी यूज मत करो। फोरकास्ट प्रेडिक्शन किया कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने वाली है इस बार। सोलर विंड और हाइड्रो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी सारी की सारी नहीं दे सकते जो इंडिया को चाहिए, और न्यूक्लियर एनर्जी को भी बीच में लाना पड़ेगा। तो बेसिकली मेन आइडिया एक ही लाइन का है कि भाई फॉसिल फ्यूल्स का यूज ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। अगर हमें नेट जीरो पे आना है तो हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, और हाइड्रोजन को भी हम यूज कर सकते हैं एनर्जी देने के लिए। तो ये सारे तरीके हमको यूज करने पड़ेंगे, तभी हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम कर पाएंगे। दिस वाज द मेन आइडिया। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होगा, पेट्रोल डीजल वगैरह जो हम यूज करते हैं। कोल यूज करते हैं मतलब जो जमीन के अंदर दबे होते हैं उसको निकालते हैं और फिर उनसे एनर्जी जनरेट करते हैं। चल अगला पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, इसको कंसीडर करते हुए सरकार ने टारगेट किया है कि हम 100 गीगावाट बनाएंगे एनर्जी न्यूक्लियर पावर से। एनपीसीआईएल ने अनाउंस किया है प्रोग्राम की 700 मेगावाट तक का हम रिएक्टर सेटअप करेंगे। 2 यूनिट्स काम कर रही हैं गुजरात में, 1 यूनिट राजस्थान में काम कर रही है, 2 यूनिट हरियाणा में आ रही है। इतने सारे रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं, इतनी ज्यादा हम जनरेशन करेंगे। पीएसयू डिपार्टमेंट भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया वही था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगह। दिस वाज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया, आई होप मेनी ऑफ यू। चलो लास्ट पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे। एनपीसीआईएल के बहुत सारे पोर्टफोलियो में रिएक्टर्स बनाने वाले हैं, डीएसआर बनाने वाले हैं, ये रिएक्टर्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी है, सारे इक्विपमेंट बना रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो शेयर है हाइड्रो न्यूक्लियर सोलर विंड से वो बढ़ जाएगा। सोलर एंड विंड तो इरेगुलर सोर्सेज होती है, लेकिन न्यूक्लियर बहुत बढ़िया होता है। सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करने के लिए कोल फायर पावर प्लांट्स भी लाए जा रहे हैं। कोल फायर मतलब कोल से पावर प्लांट्स होते हैं, और फिर सोलर और विंड को भी हम कंटिन्यू करें तो जब सारी सोर्सेज लो कार्बन होंगी तो हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस जरूरत होगी। ऊपर बस बड़ा वही फिर से मेन आइडिया वही है कि अलग अलग तरह की हमें पावर सोर्सेज यूज करनी पड़ेंगी, कोल को कम से कम यूज करना पड़ेगा, तभी हम अपने नेट जीरो के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। क्वेश्चन का आंसर देंगे। एनपीसीआईएल का स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट क्या हुआ 2025 में, तो 2025 में इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया था, चलो देखते हैं। कीवर्ड देखते हैं 2025। ये मिल गया 2025 कीवर्ड मिला, इस लाइन को पढ़ो। एक यूनिट को राजस्थान में सिंक्रोनाइज किया गया था ग्रिड से मार्च 2025 में। आंसर बताओ। हाइब्रिड प्लांट्स, सोलर न्यूक्लियर के छोटा सिंक्रोनाइजेशन किया गया था ग्रिड से राजस्थान। सर सी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, हाइड्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट क्यों है इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन में। चलो हाइड्रोजन कीवर्ड देखो, स्किमिंग वाले क्वेश्चन कीवर्ड से होते हैं। हाइड्रोजन के बारे में क्या बात हो रही थी यहाँ पे, स्टील इंडस्ट्री में हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कार्बन की जगह। हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए। आंसर बताओ। हम स्टील मेकिंग प्रोसेस में कार्बन की जगह हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। आंसर इज क्लियर। चलिए देखते हैं कितने इडियम्स आपको याद हुए, आंसर्स बताएंगे। ऑन द बैक बर्नर, आपको तुरंत अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। इन द सेम बोर्ड सेम सिचुएशन में हो, गेट द बॉल रोलिंग, स्टार्ट करो यार काम। एट द हेल्म लीडिंग पोजीशन पे है वो, पिक आउट बहुत खाना। ई ए डी बी एंड सी 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। जो रिस्पांसिबिलिटी हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे मीनिंग लिखेंगे, उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर देन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज रिस्पांसिबिलिटी और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है हर हाल। यस, तो सभी लोग लिखना है, सभी लोगों को लिखने मीनिंग्स, राइट। अब जितने बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, सबसे पहले तो देखो बेटा, अगर सिलेक्शन लेना है ना, इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स लाने, तो आदत बना कि परफेक्शन और एडिटोरियल रोज कर। 2 घंटे रोज दे दो मुझे, आपको विद इन अ मंथ बहुत इंप्रूवमेंट मिलने लग जाएगा। बट उसके लिए आपको 2 घंटे रोज देने। इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आराम से फुल मार्क्स तक लाए जा सकते हैं इंग्लिश में, बट उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटे परफेक्शन की क्लास लो, 1 घंटे एडिटोरियल की क्लास लो, और इसको एक हैबिट बना लो। एक सिंगल डे भी मिस ना हो। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे परफेक्शन बैच को, उनके लिए 40% डिस्काउंट लाया गया था, जो 16 अप्रैल आज है, आज आखिरी डेट है इसका। आज क्या ज्वाइन कर लो, यस ऑफिसर पे जाओगे, एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेना इंग्लिश का, तो आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगी। ये सारे एग्जाम्स के लिए बेसिकली हम करते क्या है, इसमें आपको पूरी ग्रामर पढ़ाई जा रही है, ग्रामर ग्रंथ बैच में, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी, रीडिंग, स्किमिंग, एरर डिटेक्शन, सब कुछ पढ़ाया जाता है इसमें। तो मेक श्योर करो कि आज की आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले लो, अपनी क्लासेस में आना स्टार्ट।
2 क्लासेस हो चुकी है मंडे और ट्यूसडे वाली, उन दोनों क्लासेस को आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना होगा और फिर थर्सडे से आपको करना स्टार्ट। आपको स्टार्ट कैसे करना है, मंडे वाली क्लासेस स्टार्ट करना है। इंग्लिश नहीं तो सिलेक्शन नहीं, बिल्कुल सही बात है। 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो गेम चेंजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है इंग्लिश और एक होता है जीए। क्वांट्स रीजनिंग में लगभग सबके नंबर एक जैसे से आते हैं, तो वो ना सब्जेक्ट जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो इंग्लिश और जीए होते हैं। और जीए इतना डिफिकल्ट आ रहा है आजकल कि जीए में मार्क्स नहीं आ रहे, सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चों के इंग्लिश में आ रहे हैं। अगर आप किसी का स्कोर कार्ड उठा के देखोगे या किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ उससे बात करोगे तो मैक्सिमम टाइम्स यही होगा कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर आए। यस, अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करो, सोचो कि मुझे इस साल जॉब लेनी है, अगले 6 महीने में जॉब लेनी है, तो आप कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करो। सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कोड का वही आईएएस ऑफिसर लगेगा, 40% डिस्काउंट है, आज इसकी आखिरी डेट है। पीडीएफ चाहिए, क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, वोकैबुलरी का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी होती है हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। गैस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दो, टीम कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज का आंसर। बट क्लासेस में रेगुलरली आओ, 2 घंटे इंग्लिश को रोज दो, 2 घंटे इंग्लिश को दे दिए, इंग्लिश में एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। जितना डिले करोगे बाकी बच्चे उतने ही आगे निकल जाएंगे आपसे। कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, आपको आगे रहना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। चलो सेशन। Despite of being a world-class research-intensive institution with national and international reputation, Amrita is keen in providing higher education in an ambience deep-rooted in Indian culture and heritage. Electronics and Communication Engineering Department at Amrita, with its state-of-art laboratories and facilities, is one of the highly sought-after courses in the university. The versatile set of postgraduate programs offered by the department has given wide opportunities to the students in exploring their technical expertise in their desired area of interest. पीनट्स कैरमल चॉकलेट से भरा कैडबरी फ्यूज भूखे पेट ना हो पाएगा।